Hello and welcome to Reportage. This is Danish bin Nabi. In today's segment of Reportage, I have this wonderful book with me titled The Chief Minister and the Spy, An Unlikely Friendship, which is published by Jagannath Books. And to talk about the book is Mr. Dulat himself. Let's welcome him. सर, आपने अपनी इस किताब में, जो आपकी किताब है, आपने इसमें गांधी और अब्दुल्ला फैमिलीज जो है, नॉट फारूक अब्दुल्ला बट गांधी एंड अब्दुल्ला फैमिलीज, कितने क्लोज हैं इनकी रिलेशन, इन दोनों खानदानों की? इनके रिलेशन क्लोज ही हैं, ऊपर नीचे होते रहे हैं। और मैंने कहीं लिखा भी है कि मैं डॉक्टर साहब की बात करता हूँ। शेख साहब का टाइम अपना था और उनका रिश्ता महात्मा के साथ और पंडित जी के साथ बड़ा करीबी था। और लेकिन डॉक्टर साहब की जो मैं बात करता हूँ इस किताब में, तो वो उन्होंने मुझे ये कहा कि राजीव के टाइम रिश्ता अच्छा था, दोस्ती थी आपस में और एक दूसरे को समझते थे। इंदिरा जी के लिए इनको बड़ा रिगार्ड था, पर बीच में फिर डिसमिसल हो गया ना, उससे कुछ तलखियां आ गई। हाँ, तलखियां आ गई। बाकी रिश्ता अच्छा ही रहा है। देखिए, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं कहते हैं कि शेख साहब ने उनको कहा था कि आपको कांग्रेस के साथ ही चलना है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो सेक्युलर है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम तो उनके साथ ही रहे। अब राहुल के साथ भी डॉक्टर साहब का रिश्ता अच्छा रहा है। He has a lot of regard for him. सर, पेज नंबर 57 पे आपने किताब में लिखा है कि फारूक साहब जो हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, वो इम्प्रेस थे जिन्ना से भी और गांधी से भी। तो किन से वो ज्यादा मुतासिर रहे हैं, जिन्ना से कि गांधी से? ऑब्वियसली गांधी से। क्यों? वो महात्मा था ना, बड़ा इंसान था। और जिन्ना छोटे थे? नहीं, छोटे की बात नहीं। जब फैसला कर लिया शेख साहब ने कि हमको इधर रहना है, उधर नहीं जाना है, जिन्ना ने तो काफी कोशिश की थी शेख साहब को पाकिस्तान के साथ मिलाने की, लेकिन शेख साहब नहीं माने ना। शेख साहब ने कहा हम इधर ही रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। सर, आपकी जब किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने जगमोहन पे बहुत ज्यादा तनकीद करी है। आप उसको ये लिखते हैं कि ही वॉज ए राइटिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस इन कश्मीर। फॉर द मेस इन कश्मीर? हाँ, क्यों ऐसा, मतलब क्यों लग रहा है आपको? मेस इन कश्मीर लिखा है मैंने जी। अच्छा, तो ऐसा है कि देखिए, बात ये हुई कि जब मैं कश्मीर गया तो डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जगमोहन साहब गवर्नर थे। लेकिन जाते ही मुझे लगा कि इनकी आपस में ज़्यादा बनती नहीं है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की। ऊपर ऊपर से बनती थी, अंदर से नहीं बनती थी। क्योंकि आपको याद है कि जगमोहन साहब इन्वॉल्व थे उस डिसमिसल में, क्योंकि बीके नेहरू ने इनकार कर दिया था कि ये गलती है, मैं नहीं करूँगा और आप मत करिए। तो इंदिरा जी ने फैसला कर लिया था कि इनको करना है, हटाना है, तो जगमोहन को भेजा था। तो एक तो वो बात है। फिर दूसरी बात आती है, फिर हम आते हैं 1990 पे, 90 पे, और जब सरकार बदल जाती है, वीपी सिंह की सरकार आती है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप किसी को भी भेज दीजिए एज गवर्नर, जगमोहन को मत भेजिए। तो इन्होंने फिर भी जगमोहन साहब को भेजा और डॉक्टर साहब ने रिजाइन कर दिया तभी। सर, क्या जगमोहन राइटिस्ट थे? राइटिस्ट मेंटालिटी के पर्सनैलिटी थी उनकी? हाँ, थोड़ा राइट ऑफ सेंटर थे। और कांग्रेस में भी रहे हैं? कांग्रेस में भी क्या रहे। ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि वहाँ राइटिस्ट लोग हैं? हाँ, है ना, हमेशा ही रहे हैं, शुरू से रहे। तो कांग्रेस खुद भी जानती है कि उसमें हैं लोग और रहे हैं जो राइटिस्ट हैं। आपने संजय गांधी का भी जिक्र किया है, जहां पे आप जगमोहन का जिक्र कर रहे हैं किताब में। हाँ, क्या संजय गांधी भी राइटिस्ट? मैंने संजय को देखा नहीं, लेकिन हो सकता है संजय भी थोड़ा सा राइट हो। इसीलिए राजीव के साथ अच्छी बनी ना डॉक्टर साहब की, उस वजह से, और संजय से नहीं। आज संजय से इतनी नहीं बनी जितनी राजीव से बनी। हाँ, बिकॉज ऑफ द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स।
एग्जैक्टली सर आप पेज नंबर एक अपनी किताब में आप सैफुद्दीन सोज का जिक्र करते हैं और ऐसा एक इम्प्रेशन जाता है आपकी राइटिंग से कि आपको कहीं सोज साहब के साथ उतनी बनती नहीं थी। मेरी जी। बड़ी अच्छी बनती थी। और पेज नंबर 3 पे आप ये लिखते हैं सोज साहब के साथ तो मेरी हमेशा ही अच्छी बनी। नहीं, आप बोलते हैं कि जब वो देखते थे मेरे सर के ऊपर से देखते थे। वो अपना अपना तरीका होता है ना, अगर आप आंख ना मिलाएं तो थोड़ा सा शक का वहम होता है ना कि भाई ये क्या कर रहा है। एक कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सोच का आपके साथ तो मेरी बड़ी अच्छी बनती थी, बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, थ्रू आउट रहा है। उनके कहने पे हमने कई लोग छोड़े जो हरामी भी थे। सोज साहब के कहने पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सोज साहब जानते हैं। और एब्रोगेशन के बाद भी मैंने सोज साहब को फोन किया, क्योंकि पीएचडी बन चुकी थी तो उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। तो मैंने सोज साहब से कहा आप क्यों नहीं है इसमें? कहने लगे हमें कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा पूछना क्या है, आप जाइए डॉक्टर साहब के साथ चाय पीजिए। तो सोज साहब ने कहा वो बुलाएं तब ना। तो मैंने डॉक्टर साहब को तब कहा था, मैंने कहा आप बुला लीजिए सोज को। कहने लगे हाँ हाँ देखते हैं, पर नहीं बुलाया डॉक्टर साहब ने। क्या आपको लगता है जो श्रीनगर और न्यू दिल्ली की दूरी है इसमें सोज साहब कुछ काम कर सकते थे? जैसे आप पेज नंबर 108 पे लिखते हैं कि अब आपने पेज चुन लिए ना, उससे मुझे डर लगता है कि मैंने तो कुछ चुना नहीं है। आप 208 मैं तो सिर्फ आपसे 208 पे भी आएंगे। मैं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने किताब में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोज साहब का एक रोल था राजीव के साथ। सोज साहब की बड़ी अच्छी बनती थी, क्योंकि सोज साहब प्रोफेसर थे, अंग्रेजी बोलते थे, और ये एक तरह से डॉक्टर साहब के मिस्री थे दिल्ली में। तो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सोज साहब से ही बात करते थे जब डॉक्टर साहब अवेलेबल ना हो। तो क्यों लगता है आपको सोज साहब एक जो ब्रिज है वो नहीं कंप्लीट कर पाए बिटवीन न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर? कोई भी नहीं कर पाया। जब डॉक्टर साहब नहीं कर पाए तो फिर सोच क्या है? सोच तो बेचारा। ये मुझे दौलत साहब समझाइए, ये न्यू दिल्ली कश्मीर और कश्मीरियों को समझती क्यों नहीं है? अपने तरीके से समझती है। ऐसा क्यों? ऐसा ही रहा है शुरू से कि दिल्ली की सोच थोड़ी सी अलग है कश्मीर की सोच से। लेकिन आप खुद, ये तो आप देखा ना शेख साहब के टाइम से है। आप खुद किताब में इतराफ ये कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली कभी समझ ही नहीं पाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, और आप उसी लाइन में ये भी लिखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला इज कश्मीर, विच यू इनडायरेक्टली से दैट न्यू दिल्ली कुडंट अंडरस्टैंड कश्मीरीज। दैट्स राइट। यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ। हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। दूसरी बात आती है, जो सवाल उठता है कि हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या है। मैं कहता हूँ हमारी कश्मीर पॉलिसी कुछ कोई है ही नहीं। कश्मीर में हमने 2-3 बातें चाही और वो हो गई, अपने आप हो गई, तकरीबन अपने आप। हम क्या चाहते थे कि पाकिस्तान कश्मीर के दिमाग से निकले, वो तकरीबन निकल गया था। दूसरा यह है कि कश्मीर मेन स्ट्रीम हो जाए। अब मेन स्ट्रीम हो ही गया है। अब सेपरेटिस्ट कहाँ है? एक बेचारा मीरवाइज है अकेला बैठा हुआ, और वो भी मेन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है अगर आप उसको बुलाएं, उसको चलाएं तो अपने साथ। और तीसरी चीज मतलब जो आप बोल रहे हैं कि कश्मीर न्यू दिल्ली चाहती थी कश्मीर में होना। नहीं, यही 2 चीजें हैं। 2 ही चीजें, एक सेपरेटिज्म खत्म हो, हाँ, और कश्मीरी मेन स्ट्रीम हो जाए, और पाकिस्तान कश्मीरी दिल से और निकल जाए। आपको लगता है पिछले 80 साल में न्यू दिल्ली इस चीज में कामयाब हो गया है? बहुत दिल और दिमाग से बहुत हद तक कामयाब हो गया है। और लेकिन आप अगर आप इसको रेट करेंगे 100 में से कितना आप रेट करेंगे? 80%। 80% पाकिस्तान इज आउट ऑफ कश्मीरीज माइंड्स, यस, हार्ट्स टू। देखो ऐसा है, देखिए अब आप मेरा वो कर रहे हैं इंक्विजिशन। ऐसा है कि पाकिस्तान निकल जाता है कश्मीर के हाथ से और दिमाग से, फिर हम मदद करते हैं वापस उसको आने की, क्योंकि कश्मीर की जो है ना फॉल बैक पोजीशन वही है। अच्छा, अगर दिल्ली ये करता है तो फिर हम पाकिस्तान की तरफ झुकेंगे।
लेकिन मैं तो आपको कसूरवार दिल्ली है, मेरी बात पूरी सुने। कहानी में कसूरवार दिल्ली है। हम्म? पूरी कहानी का कसूरवार दिल्ली है। नहीं नहीं, कश्मीरी भी है, कश्मीरी भी है, ये एक तरफी नहीं है बात। लेकिन क्योंकि दिल्ली ही सरकार चलाती है, दिल्ली है, दिल्ली ही सेंटर है, तो हमें थोड़ा सा कश्मीरियों का सोचना चाहिए कि कश्मीरी किस तरह हमारे साथ रहेंगे, किस तरह हमारे साथ चलेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब 9/11 हुआ ना, जब बम फटे न्यूयॉर्क में, और जॉर्ज बुश ने मुशर्रफ से कहा कि अब या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। तो मुशर्रफ ने कहा हम आपके साथ हैं। तो तब प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा था, प्रोफेसर गनीवत ने, कि इनके साथ कौन चलेगा, ये अपने आप को नहीं बचा सके, अपने आप को नहीं संभाल सके, तो हमारा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ये हमारे लिए। तो जो आप बोल रहे मैं हैं, तब की बात बता रहा हूँ, 2001 की। एक की, तो जो आप ये इससे पहले जो आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान कश्मीरी के दिल और दिमाग से 80% बाहर है, क्या ये एजर्शन आपने प्रोफेसर भट्ट के इस पे कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, जो कुछ मैंने देखा है इंसान, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। सर आगे चलते हैं। जो देखिए, आज जो है ना, आप कश्मीरी लीडरशिप को ले लीजिए, तो कोई पाकिस्तान की बात तो नहीं करता है, मीरवाइज भी नहीं करता है बेचारा। सर अगर कोई बात नहीं करता है तो जहां से मैं चीजों को देख रहा हूं, इट डजंट मीन कि कश्मीरी के दिल और दिमाग से पाकिस्तान निकल गया है। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं एक तरह से। वही प्रॉब्लम है हमारी कि हम उसको निकाल नहीं सके, क्योंकि मैंने कहा ना 80% निकल गया, क्योंकि हम कश्मीरी की जो परेशानियां हैं उसको नहीं देखते। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जैसे अब फंसा हुआ है ये मसला स्टेटहुड का, इसको करो। अगर इससे कश्मीरी खुश होता है तो करिए, इससे दिल्ली की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, चीफ मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उमर अब्दुल्ला की। तो आगे चलिए। सर हम ये डिस्कशन बहुत लंबा होगा, हम किताब पे वापस आते हैं। हाँ, किताब पे ही आइए। किताब पे वापस आएंगे। आप पेज नंबर 124 पे लिखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला बहुत सुपर फॉरेन मिनिस्टर बन सकते थे। हाँ हाँ, उसमें क्या शक है? कैसे? कैसे फॉरेन मिनिस्टर कैसे बनते हैं? एक बहुत बड़ी हस्ती है, मुसलमान है, आपको रिप्रेजेंट करेगा सारी दुनिया में, और क्या चाहते हैं आप? You also say कि no one can predict Farooq Abdullah's end. That's right, because nobody can predict Farooq Abdullah. Even you cannot predict him. I can't. देखिए क्या हुआ, मैंने इस किताब से पहले 4 किताबें लिखी और कम से कम 8 लॉन्च हुए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। 8 में से 4 लंदन में हुए, हर जगह डॉक्टर साहब आए। अब अपनी किताब पे डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे, तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उसको वही समझता हूँ जो किताब में लिखा है। बहुत बड़ा इंसान है, यही कश्मीर है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मैंने एक और चीज़ लिखी है इसमें, जिसका मुझे डर लगता है कई बार, कि वो जो आप बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं ना, अगर डॉक्टर साहब ना रहे ना, तो पाकिस्तान का जो है फैलाव बढ़ जाएगा। ये तो बोलिए, फिर आप बोलिए। डॉक्टर साहब तो नहीं रहेंगे, कितना टाइम है डॉक्टर साहब के पास, ये तो सबको पता है। देखिए, तो उसके बाद खतरा है कि पाकिस्तान का ये बढ़ जाएगा। जैसे मसलन 82 में पाकिस्तान इंतजार कर रहा था कि शेख साहब जाएं। जब तक शेख साहब थे, पाकिस्तान ने कोई गड़बड़ नहीं की थी कश्मीर में। जब शेख साहब गए, उसके बाद इन्होंने सोचना शुरू किया कि अब मौका है, अब शेख गया। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब का डिसमिसल हो गया 84 में, तो पाकिस्तान ने और भी ताली बजाई होगी कि देख लो, अब सब कुछ हमारे हक में हो रहा है। उसके बेटे को भी निकाल दिया। मैं समझता हूँ ऐसे ही आज भी पाकिस्तान सोच रहा होगा कि ये जो है
डॉक्टर साहब अगर जाए तो फिर हमारा डांस बढ़ेगा कश्मीर में। आप पेज नंबर एक पेज पे आप ये भी लिखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला 100% कश्मीरी है। हाँ 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 फारूक अब्दुल्ला हाँ 100% कश्मीरी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला खाली 85% कश्मीरी है। ये क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन यो है कि देखिए, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, बड़ा अच्छा इंसान है, उसमें बड़ी खूबियां हैं, सच्चा है, सीधा है, लेकिन वो अपने बाप का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कश्मीरी साइकी को अभी भी पूरा नहीं समझ पाया है। देखिए ना, मसलन अब देखिए, सरकार बनी उमर साहब की अक्टूबर में, उसके बाद उन्होंने दिल्ली आना शुरू किया, ठीक है, कि भाई हम तो दिल्ली के साथ चलेंगे। डॉक्टर साहब भी यही कहते थे, लेकिन वो भागे हुए दिल्ली नहीं आते थे, वो दिल्ली के इंतजार करते थे, जब उनको ठीक लगता था तभी आते थे। नहीं तो जैसे मैंने देखा अपने टाइम में, राजीव गांधी राजेश पायलट को भेजते थे कि डॉक्टर साहब से जाके बात करो, अगर डॉक्टर यहाँ नहीं आता है तो ये साइकी समझने की जरूरत है कि हम, डॉक्टर साहब बड़ा क्लियरली मैसेज देता है आपको कि मैं आम इंसान नहीं हूं, शेख का बेटा हूं, क्या समझते हो मेरे को? हाँ? और मेरा कद देखा है, क्या बकवास करते हो? डॉक्टर साहब के रिएक्शन यूं होते हैं। उमर साहब जरा बेचारा धीमा है, उसमें जो वो कश्मीरियत, पूरी कश्मीरियत की बात में कश्मीरीपन जो है अभी पूरा नहीं समझ पाया है। सर बीच में लोग ये भी कहते हैं ना, कुछ ये अंग्रेज है। सर आपको लगता है कि जब फारूक अब्दुल्ला सीन पे नहीं होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिखरने का खतरा है? लोग कहते हैं। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी बिखरनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक कश्मीर की पार्टी है। अगर ये बिखर गई तो फिर और नुकसान होगा कश्मीर को, पर डॉक्टर साहब के बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही पार्टी है कश्मीर की, इस पे हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। हाँ। पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप लिखते हैं कि 84 का बहुत बड़ा बेट्रेयल था फारूक अब्दुल्ला के साथ। वो ज्यादा बड़ा बेट्रेयल था कि फारूक अब्दुल्ला को जेल में डालना 2019 में वो ज्यादा बड़ा बेट्रेयल था? फारूक अब्दुल्ला किससे ज्यादा हर्ट है अगर दो इंसिडेंट्स को कंपेयर करें? दोनों से हर्ट है, लेकिन 84 से ज्यादा हर्ट है, क्योंकि अगर वो फिक्रा पढ़ेंगे जिस पे बड़ा हंगामा हुआ यहाँ सफा 208 वाला, बिल्कुल हाँ, तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं शुरुआत में कि हमें मालूम था कि ये जब आएंगे पावर में तो ये 370 हटाएंगे, ये हमें मालूम था। 84 में डॉक्टर साहब को ये नहीं कभी ख्याल आया कि मैडम इनको डिसमिस कर देगी, तो इसलिए 84 का बिट्रेल ज्यादा था, बहुत बड़ा बिट्रेल था। तो आज 2019 में क्या इनको पता चल गई थी कि मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, उसी जो इनको जो हर्ट हुआ है वो वही है अरेस्ट वाला, 370 का नहीं। वो तो समझते थे, जानते थे कि इनके मैनिफेस्टो में भी है, इनके दिलो दिमाग में भी है, ये हटाएंगे इसको। लेकिन हमें बंद करने की क्या जरूरत थी? यही तो कहा वहां सफा 208 में, जिसका बड़ा हंगामा हो गया, कि हमें बता तो देते कि ये होने वाला है, और ये हमें बंद करने की क्या जरूरत थी? सर वो और फैमिली का जो ट्रीटमेंट हुआ ना, डॉक्टर साहब का जो दुख हुआ ना, वो अपना तो हुआ जो हुआ, उमर साहब का तो हुआ जो हुआ, जो बेटी और बहन के साथ हुआ ना, वो एक बड़ा दुख था। सर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात करते हैं 2000 वाला जी। आप किताब में लिखते हैं कि फारूक साहब ने आपको बोला था कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। हाँ, तो फिर लाना ही क्यों था? मतलब वॉज ही फूलिंग कश्मीरीज? नो नॉट एट ऑल।
देखिए, डॉक्टर साहब ने बार बार ये बात कही है। मुझे ताज्जुब होता है कि एज ए कश्मीरी आप इसको नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बार बार ये बात कही है और इस किताब में भी कई बार है कि कई बार अगर हम सेंटर के साथ हैं और सेंटर चाहती है कि हम आपके साथ रहें, तो हमें सेंटर की भी मदद चाहिए ना। देखिए 96 में भी यही हुआ था, जब डॉक्टर साहब आए थे वापस और उन्होंने कहा ठीक है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन कुछ तो हमें मिले। सर इशू तो यहीं पे है, प्रॉब्लम तो यही है। कश्मीरियों को ये लगा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लाके ऑटोनॉमस बना देगी रीजन को, लेकिन किताब में आप क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि फारूक साहब ने आपको ये बोला था कि अडवाणी जी इसको पास होने नहीं देंगे। और फारूक साहब, आप किताब में ये लिखते हैं कि फारूक साहब चाहते थे न्यू दिल्ली सिर्फ इतना बताए कि हमने कमेटी एक बिठाई है, वो देख रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम था कि 2002 की इलेक्शन आ रही है, वो लड़नी पड़ेगी, किसी बेसिस पे लड़े। वही 96 में इट मींस कि फारूक अब्दुल्ला का जो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन था, कंप्लीटली फ्रॉम ए कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सिर्फ ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन अपना 2002 वाला इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम कश्मीर, अगेन ए कॉमन कश्मीरी व्यू, वो ड्रामा इस वजह से कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रहे, बेवकूफ बनाओ लोगों को, इनको बोलो हम ऑटोनॉमी ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आप इसको बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं। सर मैं एग्जैजरेट कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आप किताब में बोल रहे हैं मैं सिर्फ उसको एनालाइज कर रहा हूँ एज आप गलत एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है दानिश साहब, मेरी बात सुने, फिर मैं उसी बात पे आता हूं कि जब हम आपके साथ हैं, दानिश साहब मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। अब अगर इस इंटरव्यू में आ जाए कि दौलत ने सब झूठ बोला है, तो फिर हमारे इंटरव्यू का क्या फायदा। कुछ तो गिव एंड टेक होता है ना। आप मेरी बात समझते हो, मैं आपकी बात समझता हूँ। सर ठीक, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर साहब का यही कहना था 96 में भी और 2000 में भी कि भाई अगर हम आपके साथ हैं, और भूलिए मत 2000 में तो वो एनडीए के साथ थे, पार्ट ऑफ एनडीए थे, तो आप इतनी हमारी मदद नहीं करेंगे कि हमें 2002 की इलेक्शन में मदद हो जाए कि भाई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन एग्जामिन हो रहा है। 96 में भी हो रहा था ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन। हर एक कश्मीरी जानता है कि वो 52-53 अब नहीं मिलने वाला है, सब जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जितना हल्ला करना चाहती है कर ले, या कश्मीरी जितना हल्ला करना चाहते हैं कर ले। ऑटोनॉमी कहाँ आई है? शेख साहब के बाद कहाँ आई है ऑटोनॉमी? कौन सी ऑटोनॉमी? बल्कि ऑटोनॉमी तो शेख साहब ने डाइल्यूट की 75 में। सर लड़ाई तो उसी पे है। किसकी लड़ाई? कश्मीरियों की। वो अब मसले खत्म हो चुके हैं हुजूर। सर ये मान लीजिए मेरी बात। सर आप डॉक्टर साहब को ही लीडर मानिए, वही है, वो मसले खत्म हो चुके हैं। सर आपका आर्गुमेंट फॉरवर्ड करते हैं, इसी को लेते हैं। ओके। दानिश फारूक अब्दुल्ला को लीडर मानेगा, दौलत साहब मानेगा, ये बैठे ये साहब मानेंगे, क्या बाकी कश्मीर मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मैं आपको बात मैं आपसे एग्री आप समझे, और कोई एग्री करेगा, आप कश्मीर में रहते हो ना। बट व्हाई वुड द रेस्ट ऑफ कश्मीरीज एग्री विद दिस? मैं आपको बताता हूँ। आप कश्मीर में रहते हो ना? बिल्कुल। ज्यादा दिल्ली का इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया? नहीं होगा भी तो वो कोई इशू है नहीं। अच्छा, जितनी मैं देखो, मैं 37-38 साल से देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है, और जो बातें आप कह रहे हो ना, जब आपको याद दिलाता हूँ 86 में जब अकॉर्ड किया डॉक्टर साहब ने राजीव के साथ, तो कश्मीरी कहने लगे ये तो स्टूज है दिल्ली का, याद है आपको? बिल्कुल। हाँ, तो तब से जब इस कश्मीर को सूट करता है तो इसको कहते हैं कि ये स्टूज है। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2019 के बाद जब से डॉक्टर साहब ने सबको इकट्ठा किया, पीएचडी बनाई, डॉक्टर साहब के लिए कश्मीर में, मैं समझता हूँ, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ, जैसे डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं ना, या तो हम बेवकूफ़ है या पब्लिक बेवकूफ़, तो उससे कश्मीरियों के दिल और दिमाग में बहुत एम्पैथी बढ़ी है डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब अब बड़ा लीडर बना है। सर लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस। हम आगे बढ़ते हैं।
जो आपका एक दुल्लत डॉक्टरेट जिसको कहते थे, मेरा कोई डॉक्टरेट नहीं है। सर आपका नहीं है तो मीडिया ने तो क्रिएट किया है। अच्छा, वो ये था, बात करने से बात बढ़ती है और बात करनी चाहिए, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, बात रुकनी नहीं चाहिए। और ये आपकी 5वीं की 6ठी किताब है और 6 किताबों में एक कॉमन थ्रेड है। आप बात कर रहे हैं शबीर शाह से, आप बात कर रहे हैं JKLF से, आप बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई पार्टी नहीं है जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। 2 चीजों को छोड़ के, एक जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन। ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन से तो बहुत बातें हुई थी, आप भूल रहे हो। मगर आपको याद आपने है, तो कहीं जिक्र किया है नहीं। ये तो डॉक्टर साहब की किताब है। इसमें मैं बाकी किताबों की भी बात हाँ हाँ, है ना, पहली किताब पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ ली है मैंने। उसमें मजीदार का जिक्र है, एक चैप्टर है मजीदार में। बिल्कुल है। वो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं था क्या? जमात इस्लामी से क्यों नहीं बात कर रहे थे? जमात इस्लामी से, देखिए, मैं कोई एक ऐसा कारीगर तो नहीं हूँ सभी से मैं बात करूं। मेरी बात सुन मगर लीजिए। बात तो आप ही सबसे करते हैं। नहीं, मैं आप ही को अभी भी अगर दिल्ली में इस वक्त भी कुछ करना होगा, फोन तो इसी घर से जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए। जमात इस्लामी से, या जो आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं गिलानी साहब से, नहीं, उन पे मैं पिन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जमात से तो बात होती थी मेरी। हाँ, किन किन लीडर से बात हुई है? वो जो उनके टॉप लीडर से, सिर्फ गिलानी साहब से मेरी बात नहीं हुई। मैं मिला हूँ गिलानी साहब से एक बार, बातचीत नहीं हुई। हमारे और लोग करते थे गिलानी साहब से बात, जो गिलानी साहब को बेहतर समझते थे। और क्या उनका स्टैंड रहा है? किनका? गिलानी साहब का। गिलानी साहब का स्टैंड ये था कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन सकूं तो मैं दिल्ली के साथ हूं, लेकिन उनको मालूम था कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और ये गिलानी साहब ने आपसे बोला कि आपने बंदूक से, जैसे आप एनालिसिस करते हो ना, मैं भी एनालिसिस करता हूँ। मेरे को बहुत साल हो गए एनालिसिस करते हुए। दैट मीन्स बेस्ड ऑन एनालिसिस है गिलानी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना। और क्या, और क्या, जो हमारे लोग कहते थे, जो बात करते थे। ये मुझे बताइए, आपके टाइम पे कश्मीर में कोई ऐसा दौर आया है जब अप्सपा आप समझ रहे थे कि निकलना चाहिए यहाँ से? सॉरी, मैंने समझा। जो अप्सपा लॉ वहां पे लागू है। हाँ 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 हाँ, कोई ऐसा टाइम रहा आपके टाइम में जब आपको लगा कि वी शुड? मेरे टाइम में तो नहीं हुआ, पर जब उमर साहब ने कहा, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, और यहाँ चिदम्बरम साहब जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। वो अच्छा टाइम था कि अप्सपा को हटाया जाए। तो लेकिन बाकी लोग नहीं माने। सुनने में ये आता था कि यहाँ डिफेंस मिनिस्टर साहब नहीं माने तो नहीं माने। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन यू फेल्ट कि इट शुड गो। हाँ, आई फेल्ट मैनी टाइम्स। मैं तो, ये भी आपको याद होगा, हमारे जो पुराने चीफ थे VP मलिक साहब, उन्होंने 2-3 बार कहा है कि ये फौज कब तक रहेगी कश्मीर में, इसका ग्रेजुअल विड्रॉल होना चाहिए। तो मैं भी सहमत हूँ उस बात से कि सर आपने अच्छे से बहुत ब्रीफली आपने 2 प्राइम मिनिस्टर्स का मेंशन किया है, नरसिम्हा राव और HD देवेगौड़ा का, और you take a very lenient view on both the prime ministers. You think, as you have mentioned in the book, कि दोनों कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहते थे. How both of them were different from the rest of Congress prime ministers? नहीं, पहली बात तो यह है कि देवेगौड़ा was not Congress. That's what I'm asking. How he was different from the rest? देखिए, देवेगौड़ा साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो वो एक किस्म का तुक्का ही था। कोई जानता समझता नहीं था उस टाइम कि देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और उनको कश्मीर के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी। तो जब वो बने तो उन्होंने देखा, और डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, और तो उन्होंने समझा कि ये तो ठीक है, लीडर हमारे हक में है, तो फिर क्यों वहाँ डिस्टर्ब करना, जो सेटअप है, स्टेटस को है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को सपोर्ट किया, और इसीलिए उनका आपसी रिश्ता बना। उनका बल्कि एक मंत्री होता था देवेगौड़ा का, इब्राहिम,
उससे मेरी अच्छी दोस्ती हुई। तो एक दिन इब्राहिम साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी है? मैंने कहा बहुत है। कहने लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही समझते हैं, तो ऐसे ही चलने दे। मैंने कहा बिल्कुल चलने दीजिए, और ऐसे ही चला, मेरे कहने पे नहीं। इतना लेकिन फारूक अब्दुल्ला से इम्प्रेस क्यों हैं आप? कौन? आप? मैं? हाँ, मैं इसलिए इम्प्रेस मतलब ये हुआ। ऐसा लग रहा है हाँ, आप चलते बैठते उठते सोते जागते फारूक अब्दुल्ला का नाम लेते हैं। किताब के 77वें पन्ने पे आपने इनफैक्ट ये भी जिक्र किया है कि जब आपको कोविड हुआ था और आपके घर वाले बोल रहे थे हॉस्पिटल जाओ, यू हैव कॉल्ड फारूक अब्दुल्ला। नहीं, आई हैव नॉट कॉल्ड। यू हैव रिटन इन द बुक। नो नो, आई हैव नॉट कॉल्ड, द फैमिली कॉल्ड फारूक अब्दुल्ला। आपकी क्या आप- वाइफ ने उनको कॉल किया हाँ है हाँ, कि आपका कि दोस्त नहीं दोस्त मान नहीं मान रहा मान रहा है, इसको समझाइए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया। और आप कोविड भी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के कहने पे गए? उनके कहने पे नहीं, अस्पताल तो मैं पहुंच गया था, लेकिन मैंने हल्ला किया था कि क्यों फिजूल मुझे अस्पताल भेज रहे हो, मैं तो ठीक हूँ। तो मेरी वाइफ ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि ये वहाँ हल्ला कर रहा है, ही इज मिसबिहेविंग, इसको समझाइए। मैं अस्पताल में था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया कि हम तुम्हें अल्लाह के हवाले करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन में निकल आओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये बात हुई थी। और डॉक्टर साहब, फिर मैं 5 दिन रहा अस्पताल में, रोज मुझे फोन करते थे। मतलब ऐसा क्या आपको फारूक साहब में लगता है कि आप इतने इम्प्रेस हैं? इतने इम्प्रेस थे? जी, आप क्यों इतने इम्प्रेस अभी भी हैं उनसे? मैं तो हूँ क्यों? भाई, उससे बड़ा लीडर कौन है मुझे बता दीजिए कश्मीर। इन 35-37 सालों 38 साल हो गए मुझे कश्मीर को इज देखते इट हुए। ओनली बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज कि आपको वो अच्छे लगते हैं? और क्या है, और क्या है। और देखिए बात है, देखिए आप एक अब उस सवाल के अंदर घुस रहे हैं, तो आई विल एडमिट कि हमारा उस फैमिली के साथ एक रिश्ता बना है। इंसान इंसान ही होता है ना। तो जब 35-37-38 साल हो जाए, तो एक फैमिली के साथ एक रिश्ता बन जाता है। अच्छा हो खराब हो। अब उमर साहब का स्वेरिंग इन था, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? फैमिली टर्म्स? हाँ, फैमिली टर्म्स वही। तो डॉक्टर साहब ने मुझे खास फोन किया 2 दिन पहले कि कल तुम्हें आना है। मैंने कहा मैं हंसा, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कई दिनों से कि तुमको आना है। मैंने कहा कब आना है? बोला हम बता देंगे। अब बताया सेकंड लास्ट डे पे, तो मैं हंसा। मैंने कहा सर अब छोड़िए, अब क्या आना है, हमारा आना क्या जरूरी है? नहीं नहीं, कल पहुंचो, टिकट की जरूरत है तो हम भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, अब आपका हुक्म है तो हम पहुंच जाएंगे। हम गए। एंड यू फील ही इज द ओनली पर्सन फॉर कश्मीर? देयर इज नोबडी बेटर देन हिम, देयर इज नोबडी बिगर देन हिम। मेरे को कोई डाउट ही नहीं है इस बात का। तो Let's go back to the history and page number 68 of your book. ओके, You write, कम से कम आप सिर्फ 208 पे तो नहीं फंसे हुए। नहीं क्योंकि वो मुझे तो उतना कुछ लगा है नहीं कि वहां पे कोई जरूरत है। हाँ, So it's a non-issue for me. ऑलराइट, 68 पे चलते हैं। You write, and I quote you, Gulshah treated Khalida very badly. That's why Sheikh Abdullah gave NC's baton to Farooq. क्या गुलशाह डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व थे? वाज ही रियली ट्रीटिंग हर बैड? ये एक नैरेटिव था, सही हो या गलत हो, एक फैमिली में और कश्मीर में एक नैरेटिव था। देखिए बात सुनिए, लेकिन आप डायरेक्टली किताब में ऐसा ही लिख रहे हैं, गुलशाह ट्रीटेड खालिदा बैडली। जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी किताब पढ़ेगी, हाउ वुड दे कम टू नो कि ये नैरेटिव एक था, ये फैक्ट है या नहीं है? दैट्स, लेट्स लीव दैट असाइड। हाँ हाँ हाँ, सो फैक्ट था या नहीं है, ये तो एक नैरेटिव से ही निकलता है ना फैक्ट। जो आप किताब में लिख रहे हैं वो नैरेटिव है फैक्ट? मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं सर, ये जो आपने किताब में डायरेक्टली लिखा है, वाज इट अ नैरेटिव और अ फैक्ट? Well, that's what I heard, and that was And let's take this as a fact then. possibly it is a fact. And it The was point is, नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए everybody is picking on now it's this thing कि इस किताब में inaccuracies है। यही बात
मैंने अपनी पहली किताब में भी लिखी थी, आप पढ़ लीजिए उसको। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा था कि इसमें इनएक्यूरेसी है या गलती है या ये एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, इनफैक्ट दे आर पिक्ड फ्रॉम दैट एंड पुट हियर। तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। और वो किताब मैं लेट मी टेल यू, उस वक्त वो किताब किसी ने पढ़ी होगी नहीं, जैसे मैंने ये लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी वो किताब? सबने पढ़ी है। तो आपको क्वेश्चन किया क्यों नहीं? क्वेश्चन अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं? तब दानिश साहब नहीं थे ना। वही तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं? चेरी पिक तो लाइन में कोई नहीं, आप क्या समझते हैं? ये फैक्चुअली गलत है बात। सर जिस टाइम ये हुआ, आई वाज नॉट ऑन द सीन, आई वाज नॉट इवन बोर्न दैट टाइम। ओके, ऑल राइट। सो लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। यासीन मलिक की बात करते हैं, और आप उनसे बहुत बातें करते रहते हैं, जैसा आपकी किताब में जिक्र है। आजकल उनके साथ कोई कांटेक्ट है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। एंड यू हैव नॉट बीन आस्क्ड टू मीडिएट विद हिम? नहीं, there are better people who meet him or would meet him or could meet him. मेरी क्या जरूरत? लेकिन आपने यासीन की बात की, जी। मैं एक बात कहता हूँ, मैं समझता हूँ जब हम we go back into history, और मैं 1990 तक जाना चाहता हूँ या 1990 का जिक्र करना चाहता हूँ। हमने एक गलती की कि भाई JKLF के लड़के थे ना, आपको याद होगा 94 मई जून का किस्सा है, जब यासीन जेल से निकल के श्रीनगर आया और उसने कहा मैं महात्मा बन गया हूँ, मैंने बंदूक छोड़ दी है, याद है ना? वो दैट पीरियड 90 to 94 वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस की। सर ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 47 से आप लोगों ने बहुत मिस की। हाँ, की होंगी। जैसे आपने कहा ना, यू वर नॉट बोर्न, तो आई वाज आल्सो नॉट अराउंड। मैं तो बात कर रहा हूँ अपने टाइम। व्हेन यू वर अराउंड इन दोस 34 to 40 इयर्स, उसमें भी बहुत गलतियां हुई हैं, जहां पे आपको रेक्टिफाई करने का बहुत मौका मिला होगा और आपने रेक्टिफाई नहीं किया होगा। होगा जरूर, व्हिच आई अंडरस्टैंड क्यों नहीं होगा। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सर आगे चलते हैं, मेरे कुछ लास्ट कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम मुझे लगता है अब 1 घंटा होने को है हमारे इंटरव्यू को। सो लेट मी बी, कश्मीर का आपका बहुत और कश्मीरियों का बहुत एक्सपीरियंस है। सो हाउ डू यू व्यू कश्मीरीज? आर दे हिपोक्रेट्स? आपने वो यासीन वाली बात आगे नहीं चलने दी। जी आप आगे करें प्लीज। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब था कि भाई एक बड़ा अच्छा मौका था, तब हिज्ब नहीं थी, ये 5-7 लड़के ही थे JKLF वाले, और उनके जो लेफ्टिनेंट्स थे। मैंने इन सारे लड़कों से बात की है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं समझता हूँ कि वो मौका सबसे अच्छा था, क्योंकि तब पाकिस्तान का इतना कंट्रोल नहीं था, मिलिटेंसी या मूवमेंट या जो भी उसको कहा जाए, और उनसे बातचीत होती, ठीक ढंग से बातचीत होती, तो शायद हम जो बाद में हुआ ये हिज्ब भी, ये शायद इतना ना बनता। ये मेरा कहने का मतलब है, वो मौका अच्छा था। और आपने गवा दिया। हमने गवा दिया। इस चीज की आपको तकलीफ है? नहीं, मुझे नहीं, सरकार ने गवा। मैं तो सरकार तो आप ही थे। नहीं, मैं तो निकल आया था 90 में। 94 में तो आप ही थे। 94 में मैं इन्वॉल्व हो गया था दोबारा। मीन्स गलती आप ही की है। सारी गलतियां मेरी है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारी गलतियां आपकी है? हाँ, क्यों नहीं। अगर देखिए, अगर आप एक बार आप कह दीजिए ना, तो आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। आप कह दीजिए कि सारी गलतियां मेरी है और इस किताब में सारे झूठ लिखे हैं, मैं मान जाऊंगा। सर मैं शायद पहला बंदा हूं जो कह रहा है कि इस किताब में कोई झूठ नहीं लिखा है, हाँ, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। वो झूठ नहीं मुझे लगता है, वो मुझे एग्जैजरेशन लगती है। हाँ। नहीं तो मुझे ये लगता है कि ये सच्ची किताब है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। चलो, थैंक यू। एट लीस्ट द कश्मीरीज बीइंग ऑनेस्ट विद मी। Kashmiris are always honest. Let me tell you this. मेरी एक बार मीरवाइज से बात हुई थी, तो मैंने कहा मीरवाइज साहब अच्छे दोस्त हैं, रहे हैं, अब भी हैं और रहेंगे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कश्मीरी झूठ क्यों बोलता है?
बोलता है कश्मीरी झूठ, आप भी जानते हो। तो कह रहे उसने ठीक कहा, जवाब ठीक है, मजबूरी है। हाँ, आपने सिखाया हमें झूठ बोलना। दैट मीन्स आप इनकरेज करते हो झूठ बोलना। दैट मीन्स कि हर एक चीज में न्यू दिल्ली इन्वॉल्व है, तो न्यू दिल्ली को ठीक होना पड़ेगा, बाकी सब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब आगे चलिए। मैं आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछना हाँ हाँ, चाहता हूं। पूछिए पूछिए। आपने कश्मीर में बहुत काम किया है, कश्मीरियों के साथ आपके बहुत से लिंक्स हैं। देखिए, काम किया है, आई डोंट नो अबाउट काम किया है, मुझे कश्मीर के साथ एक बड़ा लगाव बन गया है इन सालों में। उसी लगाव के बुनियाद पे ये जानना चाहता हूँ आपसे, हाँ। क्या कश्मीरी झूठे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हिपोक्रेट्स हैं, सब कुछ है, बहुत काबिल हैं? सब कुछ है। और अगर आपको कश्मीर को एक वर्ड में डिफाइन करना होगा कश्मीरी को, तो कैसे करेंगे आप? बहुत, मैंने कई बार डिफाइन किया है, बहुत प्यारा हरामी है। ये मैं तारीफ, 2 वर्ड है। ये मैं अपने कौम की तारीफ समझूं, या मैं, और क्या है, तारीफ तो है। नेगेटिव सेंस में कि पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव, बहुत प्यारा हरामी है। सो एंड आई एम नॉट एडिटिंग दिस वन। नो नो, व्हाई शुड यू एडिट? ये तो मैंने कई बार कईयों को कहा है, एंड हर एक दोस्त को कहा। और ये डॉक्टर साहब को नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उन्होंने मतलब भी डॉक्टर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, उसको आप ये वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कश्मीरी के अपफ्रंट पे आप ऐसा बोल सकते हैं विदाउट से मैंने थिंकिंग कहा जिसके कश्मीरी इस पे ऑफेंड भी हो सकता है। नहीं ऑफेंड होता, जो जानता है हमें वो नहीं ऑफेंड होता। मीरवाइज से मैंने कहा है, और वो भी ऑफेंड नहीं हुए हैं। नहीं हंसा है, जैसे मैं हंसता हूँ वो हंसता है। लास्ट क्वेश्चन, जो कश्मीरी लीडर हैं, आपने फारूक अब्दुल्ला का भी ऐसा ही लिखा है, ये श्रीनगर में एक बात और कश्मीर न्यू दिल्ली में दूसरी बात क्यों करता है? वही है ना, बहुत प्यारा हरामी है। ये आदत पड़ गई है, ये शेख साहब के जमाने से है। देखिए, मैं बड़ा नया था इस खेल में, इंटेलिजेंस में, तो मैं कुछ महीने मैंने कश्मीर डेस्क देखा, संभाला नहीं, देखा एज ए यंगस्टर। तो जो हमारे सीनियर अफसर थे, मैं उनके पास जाता था कि ये क्या बात है, ये शेख साहब श्रीनगर में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, और यहाँ हमें कुछ और कहते हैं। वो कहते थे यू शुड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ दिस, ये तो आदतन है कश्मीरी। ये शेख साहब ने आपको ऐसा बोला? नहीं नहीं, शेख साहब के बारे में एक सीनियर अफसर ने मुझे बताया कि ये आदत है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिपोर्टाज and press the bell icon to remain updated.